अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द केपीके मैथ एकेडमी। आज हम क्लास 9 केपीके बोर्ड मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिसेस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम सबसे पहले टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, दैन फिर हम एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अगर हमें टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम एग्जांपल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैट्रिसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि यूनिट का नाम है, दैट्स वाई। सो मैट्रिसेस इज अ प्लूरल ऑफ वर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और उसका प्लूरल जो है वो मैट्रिसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैट्रिसेस आर अ वे टू ऑर्गेनाइज नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर टेबल इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में ही हम मैट्रिसेस को लिखेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल है कि टीम पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले 8-8 एंड वॉन 4-3, ड्रॉन 1-1, लॉस्ट 3-4, ठीक है। तो मैट्रिसेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इस टाइप की जो हमारे पास इस टाइप की जो टेबल्स होती हैं उसे हम लॉन्ग पैराग्राफ से लिखने से अच्छा है कि हम मैट्रिक्स में ही उसे डाल दें, ठीक है। लेकिन उसमें ये होगा कि आपने उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। देखिए इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह होते हैं, ठीक है। इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आप उसे लिखोगे, ठीक है। जैसे कि अब इधर 8 है तो हम इधर 8 लिखेंगे, 4, 1 एंड 3। नीचे हम लिखेंगे 8, 3, 1 एंड 4, ठीक है। इधर ये जो होगा आपके पास कि ये जो लाइन है जो हमारे पास हॉरिजेंटली जा रही है वो हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करती है, और जो लाइन हमारे पास वर्टिकली जा रही है इस तरह वो हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर रो हमारे पास एक टीम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली जो रो है हमारे पास ये पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करती है, ये इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमारे पास रीडिंग आसान हो जाती है। दैट्स वाई हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज इसको आपने कैसे करना होता है, रेक्टेंगुलर टेबल की तरह। आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप की तरह है, सिस्टमेटिक वे में है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। हम क्यों यूज़ करते हैं इसे मैंने बता दिया कि हम रीडिंग हमारे लिए ईजी हो जाए। और ये ज़्यादातर आपके पास स्टेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं मैट्रिसेस, हमारे पास इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि आपके पास अब ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसे कैपिटल लेटर से आप डिनोट करोगे, ठीक है। इसीलिए कैपिटल लेटर आप यूज़ करोगे हमेशा, क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादातर कैपिटल लेटर को ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर आप यूज़ करोगे। अब इसमें मैट्रिक्स में आपके पास नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये रो है, ठीक है, और ये आपके पास कॉलम होता है, ठीक है। इसमें ये जो आपको 2, 3, 6, 5 नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं एंट्रीज, या फिर इसका दूसरा नाम है एलिमेंट्स। इसको हम एंट्रीज कहते हैं या फिर इसको एलिमेंट्स कहते हैं। आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। आप इसे कोई नाम दे सकते हो, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इस बात का आप लोगों ने इधर ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास रो 1 है, ठीक है, ये हमारे पास रो 1 होती है, सेकेंड रो 2 रो होती है, ठीक है। तो रो 1 में जितने एलिमेंट्स हैं रो 2 में भी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऊपर रो है उसमें 2, 3 एंड 6, ये आपके पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे आप क्या करते हो, आप नीचे जो है वो 4 एलिमेंट्स ले आते हो, जैसे ये देखें इस तरह। तो इसका कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास जितने ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उतने नीचे भी एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। इसी तरह कॉलम में भी जितने इस साइड पे आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए उतने ही इधर भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस तरह कभी नहीं हो सकता ये मैट्रिक्स, ठीक है, बट ये मैट्रिक्स है ही नहीं, सही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल है इसका। एंड तीसरा ये है कि आपने इसे डिनोट करना है ए से, कैपिटल ए से ही डिनोट करना है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादातर इसे कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यही 3 बातें थी कि कैपिटल लेटर से डिनोट करें, अंदर इसके जितने भी नंबर्स होते हैं उससे आप एंट्रीज एंड एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड रो और कॉलम का तो मैंने आपको बता दिया। एंड दूसरा ये है कि आपके पास अगर फर्स्ट रो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर के एलिमेंट्स सेकेंड रो के अंदर भी होने चाहिए, उतने ही थर्ड रो के अंदर भी होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इट हैज़, मतलब ये मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं या फिर कितने ही कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसे हम अमूमन कैसे लिखते हैं, m मल्टीप्लाई बाय n। m मीन्स रोज एंड n मीन्स कॉलम। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या, फिर आपको m मल्टीप्लाई बाय n का समझ आएगी, ठीक है। सो इसमें ये है आपके पास कि आपको पहले रो को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि रो जो है वो हॉरिजेंटली जाती है, तो इधर क्या है, फर्स्ट रो देन सेकंड रो। तो इट मीन्स इसमें 2 रोज ही हैं हमारे पास। तो
हमारे पास सिर्फ 2 रोज़ हैं, तो m की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, पहले आप रो को ही काउंट करोगे हमेशा, कभी भी आपने कॉलम पहले नहीं लिख देना, रो को लिखना है। ठीक है, देन हमारे पास कॉलम आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा वर्टिकली जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, देन सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये कितने कॉलम बन रहे हैं, 3 कॉलम बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई आप लिखोगे एंड देन 3। तो इस तरह आपके पास ये लिखा जाता है, हमेशा रो को आप पहले लिखोगे देन आप कॉलम को लिखोगे। अच्छा, ये मल्टीप्लाई वैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ये ना कहें कि ये मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 5। नेक्स्ट है आपके पास जो पॉइंट है वो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल्स हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इट हैज़, मतलब कि आपके पास मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास इधर ये मैट्रिक्स है, उसकी ये एग्जांपल है कि आपके पास फर्स्ट रो आप पहले काउंट करोगे, हमेशा आप रो को फर्स्ट काउंट करें। ठीक है, कॉलम को आपने काउंट नहीं किया, फर्स्ट आपने रो को ही काउंट करना है। ठीक है, तो आपके पास एक रो, दूसरी रो आ गई, तो आपने इधर क्या लिख लेना है, 2 लिख देना है। ठीक है, ये रो है। ठीक है, m रिप्रेजेंट रो एंड n रिप्रेजेंट कॉलम, तो m की जगह आप 2 लिख दोगे। देन आपके पास कितने कॉलम है, 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम है तो 3 लिख दिया आपने। ठीक है, इधर 3 लिख दिया, सेकंड आप कॉलम लिख लोगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखें आप लोग कि आपने कभी भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं करना, मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो और आंसर 6 आ जाए, नो, आपने कभी भी इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये आपके पास लिखा ऐसा जाता है, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे लिखा जाता है। बट रीड आप कैसे करते हो, 2/3, जैसे कि m/n 2/3। तो ये ऑर्डर है। ऑर्डर हमें बेसिकली यही बताता है कि भाई इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कॉलम्स हैं, और ये भी याद रखें आप लोग कि रो हमेशा आप फर्स्ट लिखोगे देन आप कॉलम लिखना। ठीक है, कभी भी आप कॉलम पहले ना लिखो, अगर आपने कॉलम लिख लिया तो फिर वो गलत होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्डर का दूसरा नाम आपके पास डायमेंशन भी है और साइज़ भी है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इसमें पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड द डायमेंशन और साइज़। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 आती है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बताएं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हम नंबर ऑफ रोज हम बताएंगे कि इससे नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, मतलब कि इसकी रोज कितनी है ये हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको क्या कहा कि हम रोज़ को काउंट करते हैं, और कैसे काउंट करते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टली आ गया है, जैसे कि आपके पास फर्स्ट रो है एंड देन सेकेंड रो, तो कितनी रो बनती हैं, 2 रो बन जाती हैं, हमारे पास 2 आ गया। अब हम कॉलम को काउंट करते हैं, कॉलम्स। ठीक है, सो ये हमारे पास वर्टिकली आते हैं इस तरह। ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट कॉलम, ये देन सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास 2 आ गया। अच्छा, अब हम ऑर्डर बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर ही कहा था कि ये आपके पास होता है m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, मतलब कि पहले रो आप लिखोगे देन आप कॉलम लिखोगे। हमने तो काउंट कर लिया, हमारे पास हमने काउंट कर लिया था पहले से ही कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, मैं रो लिखूंगी, रो कितनी है 2 है। फिर मैं क्या लिखूंगी, कॉलम लिखूंगी, कॉलम कितनी है 2 है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बट रीड आप 2/2 कर सकते हैं, रीड आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये रिटन फॉर्म है और ये आप रीड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। इसके भी हम रो को जानते हैं, कॉलम को, देन फेस के ऑर्डर को। ठीक है, तो पहले ये आपके पास है रो, ये फर्स्ट रो देन सेकेंड रो, तो रो इसकी कितनी हो गई, रोज इसकी 2 हो गई। ठीक है, फिर हम कॉलम की तरफ आते हैं जो कि वर्टिकली जाता है। फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है एंड देन थर्ड कॉलम है। ठीक है, 3 कॉलम है इसके, तो हम कॉलम लिख देते हैं। ठीक है, 3 कॉलम है आपके पास। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले हम क्या लिखते हैं, हम तो हमें रो और कॉलम चाहिए होता है ना मैट्रिक्स के ऑर्डर जानने के लिए, ऊपर बताया था मैंने आपको। तो पहले आप क्या लिखोगे, रो लिखोगे जो कि 2 है। देखिए 2 रो है एंड कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो मैं इधर लिख दूंगी 3। ठीक है, और आप इस तरह लिखेंगे और रीड आप किसे करेंगे 2/3। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल 1 थी। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अच्छा जी, ये 2 इक्वलिटी, मतलब ये 2 मैट्रिसेस की इक्वलिटी इधर हम बताएंगे कि 2 मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है इक्वल टू मैट्रिक्स बी, मतलब ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं। वैसे इसकी सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, दोनों हो जाती हैं, तब जाके मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होंगे। ये याद रखें, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो रही है बट सेकेंड नहीं हो रही, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वलिटी में नहीं आते। और अगर दोनों होती हैं तब जाके सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं।
तो अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन कि ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर निकाल देते हैं। जैसे कि ऑर्डर हमें क्या बताता है? रोज और कॉलम्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हम ऑर्डर में पता करते हैं, ठीक है। अब हम पता करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बारे में। तो फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट रो ये है, देन ये इसकी सेकंड रो है, ठीक है। अब हम इसके कॉलम पे आ जाते हैं। तो रोज इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि रोज हम पहले लिखते हैं इसलिए रोज को पहले काउंट करना पड़ेगा। फिर हम उसके कॉलम्स की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम एंड देन आपके पास सेकंड कॉलम एंड देन आपके पास थर्ड कॉलम, ठीक है। तो कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। दूसरे पे आके चेक कर लेते हैं कि उसका क्या ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपके पास है फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो, ठीक है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के ऑर्डर सेम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन सेम पोजिशन वाले एलिमेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल इस 1 की पोजिशन जो है इस मैट्रिक्स ए के अंदर क्या बनती है कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तो दूसरे अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें ना, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? यही होगा कि उसकी पोजीशन सेम पोजीशन है ना। देखिए अब इधर 1 है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है। क्यों? क्योंकि इसकी भी पोजीशन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर, उसकी पोजीशन भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो वो एग्जैक्टली इक्वल हों। जैसे कि 1 1 इक्वल आ रहा है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। क्यों ये है? क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन के सेम पोजीशन सेम है। कैसे पोजीशन सेम है? कि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के अंदर आता है। इसको देखें तो ये भी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के अंदर ही आ रहा है 2, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मीन सेम पोजीशन के अंदर हैं। क्या ये दोनों सेम हैं? ये चेक करना है आपने। तो ये सेम है, ये 2 है और 1 + 1 को करें तो ये भी 2 आपको देता है, ठीक है। क्या देता है? 2 ही देता है। सो ये तो ये भी सेम हो गए। तो ये थर्ड चेक करते 3 और ये भी 3। कैसे 3 हो गया? कि आप ये करें 4 1s are 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आपको देता है। तो ये हो गया 3, ठीक है। तो ये भी सेम हो गए। अब इन दोनों को चेक करते कि क्या है, ये इक्वल हैं। 6 इधर 6 है, दूसरी साइड पे क्या है 4 + 2 को आप करें तो 6 बनता है। तो ये भी इक्वल हो गए। 5 इसको देखें तो ये 2 1s are 2 2 5s are 10 आता है, ठीक है। तो ये 5 और 5 ये भी इक्वल हो गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो गए। 4 और इधर देखें 2 1s are 2 4s are 8। तो ये हो गया आपके पास, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये आपने देखा है कि अब सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू आती है। तो अब जाकर ये दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी, आपको जरा खिचड़ी बन गई है। तो मैट्रिक्स ए एंड बी अब जाकर इक्वल हुए हैं। क्यों? इसकी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाकर ये इक्वल हो गया, ठीक है। तो आसान था आपके पास, मैं दोबारा आपको रिवाइज कराती हूँ। देखें पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर हमने चेक कर ली, ठीक है। सेकंड हमने ये चेक करना है कि क्या इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं या नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ये दोनों इक्वल है। ये 2 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स क्या? एग्जैक्ट पोजिशन, सेम पोजिशन। मतलब मैट्रिक्स ए के अंदर 1 की जो पोजिशन, मतलब मैट्रिक्स ए के अंदर जो 1 की जैसी सेम पोजीशन है वो मैट्रिक्स बी के अंदर देखिए उस 1 की भी सेम पोजीशन है। तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये दोनों, और ये इक्वल है तो इट मीन्स ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आपने एग्जांपल से पता लगा ले कि कब इक्वलिटी होती है दो मैट्रिसेस की। तो ये याद रखें कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हो रही है और दूसरी नहीं हो रही तब भी मैं नहीं, ये मतलब नहीं हो सकता सेटिस्फाई, मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते। दोनों का होना बहुत लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ जाते हैं। सो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं और कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि बेसिकली ये मैट्रिक्स कौन से हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स ही टाइप है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट होती हैं। क्या? नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। उसमें ये होता है हमारे पास, ठीक है। इस वाले जो मैट्रिक्स है इसमें ये होता है, ठीक है। मतलब अगर हम रो की तरफ जाएं तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, एंड देन ये सेकंड रो है, सही है। और अगर हम कॉलम की तरफ जाएं जो वर्टिकली जाता है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये आपके पास है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अगर देखें तो इसमें 3 आपके पास तो कॉलम्स हैं और आपके पास 2 रोज हैं,
तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो रोज जो हैं वो कितनी हैं, 2 हैं, जो कि इक्वल नहीं है 3 के। 3 के कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में है नंबर ऑफ रोज जो हैं आपके पास वो नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल है। ठीक है, ओके कैसे, जैसे आप देख सकते हैं ये आपके पास है फर्स्ट रो एंड देन ये आपके पास है सेकेंड रो। ठीक है, और ये आपके पास है फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास है सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास रोज कितनी है, 2 है, और आपके पास कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो क्या होगा आपके पास ये, इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, और उसमें नहीं थे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बट यही आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, सेम टू सेम यही करना है आपने। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्क्वायर मैट्रिसेस एंड विच आर दी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सबसे पहला जो आपके पास पार्ट है इसमें हम ये चेक करेंगे कि जैसे आपको मैंने पीछे अभी टॉपिक में बताया है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम चेक करेंगे ये कौन से मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट रो है एंड देन ये सेकेंड कॉलम है, सॉरी सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है एंड ये सेकंड कॉलम है। तो इसमें आपके पास कितने हैं, 2 रोज हैं और आपके पास 2 कॉलम्स हैं। तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या शर्त है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी कितने रोज हैं, फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसके कितने रोज हैं आपके पास, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इट मीन्स कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी जो शर्त है वो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, कौन से, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप इसे याद करोगे, बस सिंपल है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक याद कर लोगे तो दूसरा खुद ही उसके ऑपोजिट है, तो आप याद। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड देन ये थर्ड रो है। ठीक है, कॉलम चेक करते हैं, यहाँ पे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है एंड देन थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो पहले हम रो लिखते हैं। ठीक है, तो रो 3 है एंड कॉलम भी 3 ही है, तो इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देन इसी तरफ आ जाते हैं हम, तो इसमें आपके पास फर्स्ट रो है एंड देन फर्स्ट कॉलम है, तो आपके पास कितने हो गए, फर्स्ट एंड फर्स्ट, तो ये आपके पास ये भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ऊपर स्क्वायर था, ये रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हम करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। सो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 2, तो इट मीन्स ये आपके पास रेक्टेंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें तो आपके पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गए 2 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। ठीक है, सो ये आप कर लेना और आप पता करना कि भाई ये वाला जो है ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है। चाहिए एक बात याद है कि बोर्ड वाले जो है ना वो अमूमन जो है आपके पास नंबर्स को एक्सचेंज कर देते हैं, जो मेथड है वो सेम ही रहता है, तो इसीलिए मैंने नंबर्स को एक्सचेंज करके आपको दिए है। आप खुद देखें कि इसका क्या आंसर निकलता है और फिर कमेंट में बताएं कि आपका क्या आंसर निकला है। ठीक है, तो जी सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप सेकंड क्वेश्चन में पार्ट्स में आपको ये बताओगे, आपको पार्ट्स दिए गए, वो कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता लगाएं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम अगर रिकॉल करें तो उसमें हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताते थे एंड देन हम उन्हें m मल्टीप्लाई बाय n की तरह लिखते थे। ठीक है, m मीन्स के नंबर ऑफ रोज एंड n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। सो पहले आप रोज लिखते थे देन आप कॉलम्स लिखते थे। ठीक है, तो सिंपल इस तरह ही आपने करना है। रीड आपने क्या करना है, m बाय n, बस सिंपल यही था। तो हमने रोज जो है कहा था कि हॉरिजॉन्टली जाती हैं, कॉलम्स हमारे पास वर्टिकली जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई फर्स्ट रो, हो गई सेकेंड रो। ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास है सेकेंड कॉलम,
ये आपके पास है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास पहले हम रो लिखते हैं, हमेशा याद रखें रो हमेशा पहले लिखी जाती है, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप जो हो कॉलम को पहले लिख दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बस आपके पास ऑर्डर था, सिंपल, ये आपसे मांगा गया है, सही है। देन हम सेकंड जाते हैं पार्ट पे। ये आपके पास फर्स्ट रो है एंड ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये हो गए 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं कर लेना इसको, ठीक है, ये सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन के लिए इस तरह मल्टीप्लाई लगाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना कि 2 3 जार 6 आप लिख लो एंड 1 1 जार 1 ही लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हम सबसे पहले रो चेक करेंगे। ये आपके पास है फर्स्ट रो और ये आपके पास है सेकेंड रो, ये आपके पास है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये हो गई 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हम जाते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो ये हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हमेशा रो को पहले लिखें बाद कॉलम लिखें, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, सही है। फिर उसके बाद है फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड थर्ड रो, सही है। फिर इसके बाद आपके पास है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। बस ये आपके पास ऐसे पार्ट्स हैं। मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, आप ये सॉल्व करें एंड इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में लिखें। जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड वाले जो हैं वो आपके नंबर चेंज करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर जितने भी आ जाएँ, चेंज आ जाएँ, तो आपको वो पार्ट आना चाहिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों ने या आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।